बच्चों, आज हम कक्षा 3 का चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है वर्ण एवं मात्रा, अर्थात इसमें हम अक्षर और अक्षरों से बने मात्राओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से बहुत तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी आवाज़ें निकलती हैं। उन आवाज़ों को जब हम लिखते हैं तो उसे एक वर्ण का रूप देते हैं और उस लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप ऐसे समझें कि जब आप हिंदी पढ़ते हैं तब आप बहुत से वाक्यों को देखते हैं। वाक्यों को अलग अलग कर देने पर शब्द बनते हैं और शब्दों को अलग करें तो वर्ण यानी अक्षर अलग अलग हो जाते हैं, परंतु अक्षरों को हम और छोटा नहीं कर सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि अक्षर यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पक्षी ध्वनि निकाल रही है, तो उपर्युक्त चित्र में चिड़िया के मुख से च और ई ध्वनि का बोध हो रहा है। लिखित रूप में यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, यानी जो आवाज़ें होती हैं उन्हें जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तब हम उन्हें वर्ण के रूप में यानी अक्षरों के रूप में लिखते हैं। तो वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो ये भाषा का सबसे पहला चरण है। उसके बाद आप देखें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, अर्थात वर्ण कितने तरह के होते हैं। तो वर्ण दो तरह के होते हैं हमारे हिंदी भाषा में। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आप जानेंगे कि स्वर वर्ण यानी वॉवेल क्या है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात इसके अंदर किसी और ध्वनि का समावेश नहीं होता है। इनका उच्चारण अपने आप अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, इसीलिए इसे स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें ये सारे अक्षर इस प्रकार हैं। यह आ से लेकर औ तक होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अ, आ, ई, हर्षई ई, दीर्घई ई, हर्षौ उ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ की अक्षरें हैं। ये सारे स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण की मात्राएं भी बनती हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है, इसलिए इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वर का समावेश होता है। इनका स्वतंत्र रूप में स्वयं उच्चारण नहीं कर सकते। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये वर्ण निम्नवत हैं, इस प्रकार आप देख रहे हैं। इसे वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग यानी क से अंग तक का जो अक्षर है, 5 अक्षरों का एक वर्ग है, इसको क वर्ग कहेंगे। उसी प्रकार च वर्ग में भी 5 अक्षर हैं जो च से य तक हैं। तो इस तरह से हम बाकी जितने भी 33 वर्ण हैं उन सभी को वर्गों में विभाजित करके अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। जैसे च वर्ग के बाद आता है ट वर्ग, उसके बाद है त वर्ग। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। उसके बाद प वर्ग, प से लेकर म तक। उसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में 4 तरह के व्यंजन हैं, जिसमें य, र, ल, व।
और उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन भी एक व्यंजन ही है, परंतु ये व्यंजन ऊपर के व्यंजन से भिन्न है। इसमें दो व्यंजनों का योग यानी समावेश होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके 4 अक्षर हैं, 4 व्यंजन है ये, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बना है। आप नीचे की तालिका में देखेंगे तो ये इस प्रकार हैं। पहला जो अक्षर है छ, उसमें क और श मिला होता है। दूसरा ज्ञ में ज और य मिला होता है। त्र में त और र मिला होता है। स्र में श और र मिला होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ये 2-2 व्यंजनों के मेल से बने हैं और इनसे बने हुए शब्द इस प्रकार हैं। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये व्यंजन अलग तरह के हैं। हिंदी भाषा में ड़ और ढ वर्णों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें भी वर्णमाला में शामिल किया गया है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में इनका भी प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर कुछ चित्र देख रहे हैं, जैसे सीढ़ी, साड़ी, कीड़ा, पहाड़। यहाँ पर आप ढ का, ड़ का, फिर ड़ का और ड़ का प्रयोग देख रहे हैं। तो इन अक्षरों से ऐसे शब्द बनते हैं। उसके बाद है अयोगवाह। ये अंग और अह इन 2 अक्षरों से बनते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है, जो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अलग विभाग में रखते हैं, जिसे अयोगवाह कहते हैं। इन्हें स्वर के ठीक बाद में प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूर, पंखा, प्रातः, दुख। तो इसमें आप देख रहे हैं अंग की मात्रा और अ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ये भी वर्णों के अंश हैं, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। तो अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा में अंतर होता है। अंग की मात्रा में सिर्फ एक बिंदु होता है, परंतु चंद्र बिंदु की मात्रा में ये चांद के आकार की मात्रा और ऊपर बिंदु होता है। इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, इसलिए इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्चारण अनुनासिक का होता है तथा सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। तो आप समझ गए कि इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं चंद्र बिंदु से बने हुए शब्दों और शब्दों के चित्रों को, जैसे आँख, चांद, गांव, ऊंट। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो चंद्र बिंदु की सहायता से बनते हैं। तो इस प्रकार चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। यह मात्रा जो है वह अक्षरों के ऊपर लगाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, तो शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का जो सूक्ष्म रूप यानी चिन्ह मिलाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्वरों को जब व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तब उनका रूप बदल जाता है और वे मात्रा के रूप में स्वरों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ म में ओ की मात्रा लग गई है, यहाँ पर ओ न लिख के इसका रूप इस तरह से हो गया है।
और तब र लगा है तो मोर। इस प्रकार से बनेगा। तो इस तरह से ओ जो अक्षर है स्वर का, उसका रूप बदल गया और वो मात्रा के रूप में इस प्रकार बन गया। तो हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, तो इस प्रकार उनका रूप बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। उपयुक्त शब्दों में जो रंगीन चिन्ह जुड़ा हुआ है उसे ही मात्रा कहते हैं। नीचे की तालिका में आप देख रहे हैं कि हर अक्षर का अपना मात्रा है। हर अक्षर, सिर्फ अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि शब्द में जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं उसमें अ का समावेश होता है। बाकी जितने भी स्वर के अक्षर हैं उन सब की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब बदले हुए स्वरों के बदले हुए रूप हैं और ये उनसे बने हुए शब्द हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से ये जितने भी स्वर हैं वो अ तक हैं और अ तक आप ये मात्राएं भी देख रहे हैं और उनसे बने हुए शब्द भी आप देख रहे हैं। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इन मात्राओं को भी सीखेंगे, पहचानेंगे, ताकि आप इसका प्रयोग आसानी से व्यंजनों के साथ और शब्दों के साथ कर सकें। इसके अतिरिक्त र व्यंजन का प्रयोग इन चिन्हों के रूप में भी किया जाता है। र का प्रयोग बहुत तरीके से होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर र रेफ की मात्रा, र पदेन की मात्रा इस प्रकार से है। उसके बाद जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर र का उच्चारण हुआ है प्रेस, प्रेस में र लगा है तो ये इस तरह से लगा है। उसके बाद यहाँ पर पर्वत में भी र है, र रेफ की मात्रा है, और यहाँ पर ट्रक में भी र है, ये र पदेन की मात्रा है। तो इस तरह से र का उच्चारण हर जगह होता है, परंतु उसका रूप अलग अलग है और उसका प्रयोग भी अलग तरीके से हम करते हैं। उसके बाद हर्षऊ और दीर्घऊ की मात्रा लिखते समय जब हम उसके साथ र लगाते हैं तो उसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर र में हर्षऊ लगाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और र में देखिए यहाँ हर्षऊ लगा है, रुपया, रुचि, इसमें इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद अगर हम र में दीर्घऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका यहाँ पर भी आप देखें दीर्घऊ की मात्रा र के साथ लगी है तो बीच में लगा है और इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं बहुत कम अंतर है इसमें। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, इसका प्रयोग सीखेंगे, क्योंकि बहुत समता है दोनों में और अंतर बहुत कम है, तो ध्यानपूर्वक इनको देखना है। तो इस पाठ में जो विशेष बातें हैं वो इस प्रकार हैं कि अ स्वर की ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली रहती है। बिना अ के आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। अ का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद अ स्वर की तरह ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है, लेकिन जब इनको हम लिखते हैं तो इसके नीचे हम बिंदु लगाते हैं। तो जैसे कमज़ोर, फालतू, इस तरह के शब्दों में हम इस तरह के मात्राओं का प्रयोग करते हैं। और अ जो होता है वो अंग्रेजी के अक्षरों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तब इस तरह की मात्रा लगती है, जिसमें चंद्र बिंदु की तरह ये होता है, परंतु इसमें अर्ध चंद्र बिंदु कह सकते हैं, इसमें ऊपर की बिंदु नहीं होती है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इस तरह के शब्दों में हम इस तरह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज आपने वर्ण और मात्राओं के बारे में अच्छी तरह से जाना, जिसमें बहुत तरह की मात्राएं हैं। ये र में हर्षऊ दीर्घऊ की मात्रा, र रेफ की मात्रा, र पदेन की मात्रा, स्वर के सारे मात्राओं के बारे में आपने जाना, और स्वर और व्यंजन के बारे में आपने जाना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ोगे और ध्यानपूर्वक समझोगे। उसके बाद बाकी के जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको आप बनाने का प्रयास करोगे। ये सारे दिए गए हैं, इसको पाठ की सहायता से, पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो सारा बना लोगे। तो इसको पाठ की सहायता से आप बनाओगे और इसको समझने का प्रयास करोगे। जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाएंगे आप।
धन्यवाद।